बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड। मैं हूं मुर्तज़ा डार। प्रोग्राम में आज बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से, आईनी मामलात के हवाले से भी बातचीत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई और पीर तक के लिए इस केस को मुलतवी कर दिया गया है। फुल कोर्ट तश्कील दिए जाने की इस्तदा फिल वक्त जो है वो मुस्तरद कर दी गई है। इस हवाले से आज बातचीत करेंगे। साथ ही साथ मुज़ाकरात का सिलसिला हुकूमत के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान के दरमियान जारी है। आज रात 9 जो है तीसरा और आखिरी मुमकिन तौर पर जो राउंड है, इस जो मीटिंग या मुज़ाकरात आप इसको कह लीजिए जो जारी है, इस हवाले से आज बातचीत होनी है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि आज वक्त बदलने का मतलब या इसको तवालत देने का मकसद ये है कि इसको उतना इफेक्टिव ना बनाया जा सके, फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट जो है वो ये किया जाए। शेख रशीद साहब भी इस हवाले से बोले, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, दोनों जानिब से जो है वो सीरियसनेस है और इस मामले को यकीनी तौर पर वो एक सोल्यूशन की तरफ लेकर आना चाहते हैं। रैली भी कल हुई और उसका भी हमने जिक्र किया, लेकिन उस रैली हो जाने के बाद मुख्तलिफ कयास रैलियों का सिलसिला भी जारी है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि PTI ने एक ज़बरदस्त रैली की और बहुत सारे लोगों का कहना है कि रैली जो है वो कोई ख़ास कामयाब नहीं थी। बहरहाल ये थी या नहीं, इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हम ज्वाइन करें अहमद साहब, एक्सपर्ट हैं लॉ के। वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले तो पंसोदा साहब, गुफ्तगू का आगाज़ में करना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से ये फरमाइएगा सर कि इस बिल को लेके ख़ासे अभाम हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, और वो इसलिए हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि बहुत सारी तरमीम जो हैं वो जुडिशल हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन इस सब असना के अंदर जो टाइमिंग है उसकी वो ऐसी है जिसमें कोशिश की जा रही है कि अदालत के ज़ोर को तोड़ा जा सके। जो चीफ़ जस्टिस साहब और बिलखुसूस उनके साथ जो मौजूद बेंच है उसने एक पोजीशन या स्टांस लिया हुआ है। कैसे देखते हैं आप अभी तक की डेवलपमेंट को और आज के बेंच के इस्तदा को मुस्तरद होने को? देखिए सर, पहली बात ये कि प्रैक्टिस और प्रोसीजर जो बिल है सुप्रीम कोर्ट, इस बिल की पहले लीगैलिटी को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे नज़दीक इसकी लीगैलिटी जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल, आर्टिकल 70 के तहत लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो होनी चाहिए बिफोर अ बिल इज इनिशिएटेड इन द पार्लियामेंट। अब लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब है कि फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में वो एग्जिस्ट करता हो। फेडरल लेजिस्लेटिव की आइटम 55 बड़ी क्लियर है। वो ये कहती है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स एंड प्रोसीजर है उसको, पावर एंड प्रोसीजर को गवर्न जो नहीं कर सकते, उसके ऊपर लेजिस्लेट नहीं कर सकते। देयरफॉर ये बिल इनिशिएट ही नहीं हो सकता था। दूसरी बात, आर्टिकल 191 के तहत सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट है जो अपने रूल्स एंड प्रोसीजर बनाता है। कॉन्स्टिट्यूशन मैंने आपको बता दी, लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मावरा नहीं हो सकता, उससे सुपीरियर नहीं हो सकता, उसके अंदर रहना है उसने। उसके बाद जो अगली इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस बिल के पीछे जो बुनियादी मकसद है, वैसे तो कानून ये कहता है कि मेलाफिडे अटैच नहीं की जा सकती कानून के साथ, लेकिन इस कानून को लाने का मकसद एक पर्पस स्पेसिफिक कानून है, किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को टारगेट किया जा रहा है। और उससे पहले ना इसकी बात की गई ना अब बात की गई, होती रही है इसकी मुख्तलिफ अदवार में बात, बट प्राइमरी मकसद जो था वो यही था कि सबटाज करना सारी जो एग्जिस्टिंग ऑनगोइंग सुप्रीम कोर्ट प्रोसीडिंग्स हो। तो मैं समझता हूँ इन तमाम चीजों की रूल में बिल्स को देखा जाए और इस चीज की नज़ायर भी मौजूद हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने साबका अदवार में भी जो बिल्स हैं उनको बिल स्टेट जो है उसको देखा हुआ है। हिस्पा बिल है, फिर इंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट था, उसके टाइम भी एक बिल अटैच था। तो उस एंगल से देखा जाए तो बिल्कुल दे आर विद इन द लीगल राइट्स टू रिव्यू इट, और सुप्रीम कोर्ट के पास बिल्कुल इख्तियार समात भी है और इख्तियार इस चीज का भी है इसको स्ट्राइक डाउन कर सके। अब ख्वाजा आसिफ साहब सर आज फरमाते हैं कि जो कुछ भी हुआ, आपने उनकी मुमकिन तौर पर देखी होगी जो उन्होंने स्टेटमेंट्स दी, खिताब किया है वान के अंदर। उन्होंने कहा कि जी देखिए, जो कुछ भी चीफ जस्टिस साहब कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के ज़रा वो लीडर तो हैं, लेकिन ओवरऑल जुडिशल हमारे ख़िलाफ़ जिस किस्म की चीज़ें होती आ रही हैं, माजी भी उन्होंने हवाले दिए, ये डोमेन नहीं है सुप्रीम कोर्ट की, अदालत की डोमेन नहीं है कि पार्लियामान के मामलात के अंदर इंटरवीन करे, पार्लियामेंट की डोमेन नहीं है कि वो अपनी लिमिट से बाहर जाए और जाके हमें डायरेक्ट करे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर, पहली बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब के कहने से और ना कहने से वो फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि इन सारी चीज की जो तफसीलात हैं वो आइन के अंदर दर्ज हैं। अब आइन क्या कहता है उसका मुतालिया करना है। आइन के तहत सुप्रीम कोर्ट का भी एक रोल है, पार्लियामेंट का भी एक रोल है। पार्लियामेंट का रोल है लेजिस्लेट करना, आर्टिकल 70 के तहत पार्लियामेंट का रोल है लेजिस्लेशन अमेंडमेंट्स करना उसमें आइन में आर्टिकल 238 239 के तहत, और उन अमेंडमेंट्स के तहत जो उनका इख्तियार है दैट इज लिमिटेड टू दोज आइटम्स जिनकी उनको इजाजत है। मसलन सुबह उठ के पार्लियामेंट ये लेजिस्लेट नहीं कर सकती कि आज से सुप्रीम कोर्ट बंद है। सुबह उठ के पार्लियामेंट ये लेजिस्लेट नहीं कर सकती कि पाकिस्तान का जो से बुनियादी ढांचा है आइन का उसको हम चेंज कर रहे हैं। पार्लियामेंट के पास ये इख्तियार नहीं है कि सुबह उठ के एक सतून खत्म कर दें जो कि इंपॉर्टेंट सतून है, लेट्स एग्जीक्यूटिव की ब्रांच खत्म कर दें। ये बुनियादी ढांचा है, इसके ऊपर चीजें बड़ी क्लियर हो चुकी हैं। तो ये सुप्रीमेसी की जो बैटल है, दिस इज सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नॉट सुप्रीमेसी ऑफ द पार्लियामेंट।
अब पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते करते उसको इस हद तक ले जाना कि जी हम कौन होते हैं किसी को जवाब देने वाला, तो जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस और क्या है? आपको इजाजत नहीं है पार्लियामेंट के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट करने की आर्टिकल 69 के तहत, तो आर्टिकल 68 भी है कि आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते जुडिशियल कॉन्डक्ट के बारे में या जजेस के कॉन्डक्ट के बारे में। लेकिन आप बाज नहीं आ रहे, आप डेली कर रहे हैं। जजेस के पास तो फिर इख्तियार है जुडिशियल रिव्यू का, आर्टिकल 1843 if it is a matter of public importance, violation of a fundamental right। और ये वही 1843 है जिसको 93 में फर्स्ट टाइम पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने इन्वोक किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर डायरेक्टली जाता कोई नहीं था। इन सारी चीजों को आप मद्देनजर रखें तो इसके साथ साथ आर्टिकल 1872 को भी पढ़ें। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट इन अचीविंग कंप्लीट जस्टिस कैन पास एनी ऑर्डर। तो मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है उनको चेक करने का कि नहीं, ये पार्लियामेंट ऑन दी अदर हैंड मुझे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऐसी नहीं आती जिसमें वो कह सकते हो कि जी हम सुप्रीम कोर्ट को जवाब दे नहीं, या हम सुप्रीम कोर्ट को जाके कहेंगे कि हम आपके पास नहीं आएंगे। हाँ, आपकी सुप्रीमेसी है, आपके अंदर इंटरफेरेंस नहीं हो सकती, बट इंटरफेरेंस का मतलब ये नहीं है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस जो है वो रिव्यू नहीं हो सकते, या आपकी जो पावर्स हैं वो कर्टेल नहीं की जा सकती अगर आप एक इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करें। बिल्कुल ठीक है। अब मेरे साथ रहेगा हफीजुल्लाह नियाजी साहब, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो नियाजी साहब। नियाजी साहब, डिबेट यही जारी है और हर जगह से मुख्तलिफ ओपिनियन आ रहे हैं। पार्लियामेंटेरियंस कहते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं है कि वो हमारी प्रोसीडिंग्स के अंदर, हमारे मामलात के अंदर इंटरवीन कर सके, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव बहुत सारे मामलात देखे जा सकते हैं, जिस तरह पंचोता साहब भी फरमा रहे हैं। आप हमारे नाज़रीन को सर थोड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं कि मौजूदा कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही हैं, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड व्हाट शुड हैपन, व्हाट शुड नॉट हैपन। देखिए जी, पहली तो बात यह है कि मैं दो बातें जो है रेफरेंस करूं। जी प्लीज। सुप्रीम कोर्ट के माथे के ऊपर एक कुरान की आयत लिखी हुई है, तो उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि जी जो उसका मतलब निकलता है कि तुम लोगों के दरमियान फैसले जो है हक पे करो। अच्छा, ये जो हक पे फैसले करने हैं, ये एक आज से जिसको कहना चाहिए कि अरिस्टो ने बड़े अर्से पहले उसने एक बात कही थी कि एक होती है लॉ और एक होती है जस्टिस, लेकिन एक होती है इक्विटी। अब उसने कहा जी कि इक्विटी जो है वो उतनी इम्पोर्टेंट है। अब उसके लिए जरूरी है कि जी जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट ने के पास या पार्लियामेंट जो कर रही है उसके पास एक होती है कि अखलाकी ग्राउंड्स भी अब होनी चाहिए। पार्लियामेंट को तो किसी सियासी जमातों को तो मनपसंद फैसलों की इजाजत नहीं है, लेकिन क्या जजेस को इजाजत है कि चीफ जस्टिस को इजाजत है कि मनपसंद जजेस ले वो अपने? ये बैकग्राउंड इसका वो कल से तो शुरू नहीं हुआ, एक लंबी कहानी चल रही है। तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के अंदर जब ये जजेस आए थे और ये पांच जजेस रिजेक्ट हो गए थे, तो उसके बाद दोबारा जब उसके ऊपर मतलब उसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया गया, या जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंटरसाइन फ्यूड चल रही है, जो इंटरनल स्ट्राइक चल रही है, जो पब्लिक के अंदर हम सब उसको बार बार देख रहे हैं, पता ना उसके गलती किसकी और कौन सा सच में कौन साबित में। अगर इतने नीट क्लीन होते तो सुप्रीम कोर्ट के अपने ब्रदर जजेस जो के चीफ जस्टिस के उतने बराबर जज हैं जितने की चीफ जस्टिस साहब हैं, जितने जजेस हैं सारे एक ही स्टेटस के लोग हैं। इंतजामिया अमूर किसके पास आ गए तो उसका मतलब ये नहीं कि आप इंतजामिया अमूर के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को जर्गमगाल बना लें। ये वो अखलाकी जिसको कहना चाहिए कि आपकी जो उसका जो उसके पीछे स्टेट देनी थी वो नहीं है। तो सर कासिम सूरी साहब वाले मामले पे क्या कहेंगे? देखिए ना, मैं 15 जजे बिठा रहा हूँ नियाजी साहब, में भी आप ये देख लें कि जी आया आपको आपका ज़मीर देता है कि मदानी नकवी जिसके ऊपर इतने संगीन इल्जाम लग चुके हैं जो गलत होंगे। तो आप खुद आपने कहा था कि काली फाइज साहब के बारे में कि हमें इसके बारे में जजेस के बारे में ज्यादा, क्योंकि हम शीशे के घर में रहते हैं, ज्यादा में ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, फौरन तहकीक होनी चाहिए एफबीआर को। मेरी अर्ज सुने सर मेरी अर्ज सुने। देखें, सवाल ये है कि आपकी बात मैं फॉलो कर गया, लेकिन बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यही चीफ जस्टिस जब कासिम सूरी साहब वाले मामले के अंदर रूलिंग देते हैं तो उस पर मिठाइयां बांटी जाती हैं, खुश हुआ जाता है, अब वो कोई और फैसला इसका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है, मैं तो ये बात कर ही नहीं रहा हूँ। अगर फर्ज है मैं कह दूं ठीक भी किया है, ठीक है, या गलत किया है, तो मेरे तो ये आर्गूमेंट ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो कंट्रोवर्सी चल रही है जी, जो कंट्रोवर्सी चल रही है
मैं इसके बारे में कह रहा हूं कि आया उसके पीछे 9 जजेस बैठे थे, 7 जजेस बैठे थे, फिर 5 जजेस बैठे थे, फिर 3 जजेस में से 2-1 का डिसीजन आया था। ये सारे हुए हैं ना। ठीक है, ठीक है, आप मेरे साथ हैं। किसी को पहले किसी की जगह हुआ है कि असेंबली बेचारी लॉ का प्रोसेस कर रही है कि पार्लियामेंट के पास इतनी भी हिम्मत है कि लॉ के बारे में सोच विचार करे कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर लॉ अभी बना नहीं है तो जगह मैं कहता हूँ मैं गलत कह रहा हूँ जो कुछ कह रहा हूँ। मैं वो कहता हूँ कि हो सकता है ये वजह नजर हो सकता, लेकिन ये वजह क्यों बनी है या कहाँ से ये सारी बातें नौखत करके बैठा हूँ। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मुझे क्यों दिया है ना। बिल्कुल ठीक है। मैं आपका पॉइंट आपके अपने अंदर जो लड़ाइयाँ हैं या जो आपकी बात है उसके बारे में हर तरह की गॉसिप्स चल रही हो, अफवाह साफ फैक्ट्री लगी हो और आप लोगों को कहेंगे सुलह कर लें, आप अपने तौर पे जो है आउट ऑफ टर्न जजेस बना रहे हो, आपको मनपसंद जजेस चाहिए हो और फिर आप कहेंगे जी बाकी मनपसंद फैसले लोग चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर सारे इदारे चाहे पार्लियामेंट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो अपनी अखलाकी कानूनी हैसियत जो है वो बुरी तरह मजरूह करा बैठे हैं। अब तो एक पार्टी को खुश करना चाहते हैं, मुस्लिम यूनियन को खुश करना चाहते हैं तो ये फैसले दे दे, तरीके साहब को खुश करना चाहते हैं तो दूसरा फैसला दे दे। इमरान खान साहब का बेचारों का प्रॉब्लम यह है कि वो इंतहाई उनकी मकबूलियत के बावजूद वो प्रेशर क्रिएट नहीं कर सके तो उनको इलेक्शन दे सके। वो एक साल से सड़कों पे है, 25 मई को 30 लाख बंदे के जरिए उन्हें इलेक्शन लेने थे, 26 नवंबर को लेने थे, जेल में तहरीक से लेने थे। फिर उन्होंने कहा भाजपा ने कहा था कि 2 असेंबली डिसॉल्व कर दो हम तो इलेक्शन दे देंगे, पीटीएम ने कहा असेंबली डिसॉल्व करो हम तो इलेक्शन में मिल जाएंगे। तो ये वो बहुत है जो कर बैठे हैं नहीं मिले, अब उनको चाहिए इलेक्शन। गायों के एक हफ्ता है उनको सही है कि इतनी पॉपुलरिटी के साथ इलेक्शन मिलने चाहिए। एक होप है सुप्रीम कोर्ट दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ना दे तो इमरान खान साहब नहीं ले सकते। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अवामी दबाव से ले सकते सर आपका बिल्कुल पॉइंट आ गया, मेरे साथ रहेगा। पंसोता साहब आप एक्सपर्ट हैं लॉ के, सर ये फरमाइएगा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं ज़रा दे गो बाय बुक जिस तरह लॉ के अंदर लिखा है, लेकिन जो ये हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब फरमा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है, हुकूमत में भी बहुत सारे लोग ये कहते हैं पहले 9 फिर 7 फिर 5 फिर 3, ये बेंच फॉर्मेशन के अंदर अगर जिस तरह वो फरमा रहे हैं कि जी पसंदीदगी आ जाए और उसके बाद आप फैसले अपनी मर्जी के मुताबिक करने लग जाएं जो यहाँ उस बेंच की मर्जी है, इस इशू को सॉर्ट आउट करने के लिए, टैकल करने के लिए, डील करने के लिए भी तो मैकेनिज्म होना चाहिए कि नहीं? 100% बात दुरुस्त है जी, इस पर तो हम बड़ी देर से सारे कमेंट कर रहे हैं। सवाल ये नहीं कि इस मैकेनिज्म को डील करना कैसे है या इसके लिए तरीकाकार क्या है, सवाल ये है कि इसके लिए कानून ने क्या तरीकाकार वजह किया है। आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर लें, आप कानून बनाने का इख्तियार आइन से ले लें तो आप ये दोनों काम कर सकते हैं। इस वक्त आर्टिकल 191 के मुताबिक ये काम सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने करना है, वो बिल्कुल कन्वीन करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और बहुत देर से काम होने वाले है, तो इस पे तो कोई दो रोना ही नहीं कि आप स्ट्रक्चर डिस्कशन करें, लेकिन उसको एक ऐसे तरीके से करना जो आपके पास इख्तियार मौजूद नहीं है, जो लेजिस्लेट करने की आपके पास कॉम्पिटेंस मौजूद नहीं है आइन के तहत, इसलिए कर देना क्योंकि पार्लियामेंट ने कानून बनाना ही बनाना है, तो वो गैर मुनासिब अमल है। उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट को खुद ये बिल्कुल दे मस्ट पुट देयर हाउस इन ऑर्डर, इसके ऊपर तो कोई दो राय है ही नहीं और ये सारे के सारे रेगुलेट करना चाहिए। बट जस्ट बिकॉज कि उसमें डिले आ रहा है, ताखीर आ रही है, इस तरह तो फिर एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ। लेट्स से कि अगर कल को जो प्राइम मिनिस्टर है वो कोई एक्शन ऐसा लेना चाह रहा हो जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ना हो और वो कहे जी कि मैं फलां शख्स को अपना मिनिस्टर बनाना चाहता हूं, तो सुप्रीम कोर्ट आगे कह नहीं जी आप ऐसे करिए 5-6 बंदे जो इनको अपना मिनिस्टर बना लो। तो दिस इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन जो उनकी है, हर एक की डोमेन जो है वो मुख्तस है आइन और कानून के अंदर। ये कहना कि एक कानून बना ले और बनाने के बाद जब वो बन जाए तो फिर आप देख लें, आप उस इशू में बनाएं जो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ने प्रिस्क्राइब किए हैं, उसके अंदर जो लिखा हुआ है आप उस पर कानून बनाएं। उसमें बहुत सारी लिस्ट हैं, उसमें बहुत सारी चीजें, ये आइटम 55 इटसेल्फ हाई कोर्ट की आपको इजाजत देती है कानून साजी करने के लिए, आप कीजिए, आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की कीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ममानियत है। उस ममानियत के बावजूद अगर आप आर्टिकल 70 को पढ़ें, आर्टिकल 70 कैटेगोरिकली कहता है कि ऐसा बिल इनिशिएट ही नहीं हो सकता जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस में नहीं हो, और आइटम 55 क्लियर है। तो उसके बावजूद अगर ये बिल इनिशिएट होगा तो ये तो बिल स्टेज की छोड़ के बल्कि काजी फायजीसा साहब की जजमेंट में तो ये होल्ड हुआ हुआ है कि अगर प्रोसेस भी गलत है, समरी गलत हुई है, आप उसको भी चैलेंज कर सकते हैं। वो चूंकि काजी फायजीसा साहब की जजमेंट है तो वो जो अनलाइक माइंडेड जजेस हैं उनको वो समझ नहीं आती, और जो एक लाइक माइंडेड और अनलाइक माइंडेड की डिवीजन क्रिएट की जा रही है, मैं नई साहब से 100% एग्री करता हूं जिस तरह वो कह रहे हैं कि जी सारे जजेस बराबर हैं और एक जैसे हैं। तो सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि आप कुछ को नहीं बिठाते
तो जब आप उन कोच को बिठाएंगे तो दूसरी वाली साइड पे तनकीद शुरू हो जाएगी, व्हिच इज व्हाई ये विजडम जो है दैट हैज बीन लेफ्ट टू द चीफ जस्टिस। अगले चीफ जस्टिस साहब आएंगे, वो अपने तरीके से बेंच फॉर्मेशन करेंगे। बेंच के ऊपर तो हमेशा तनकीद रहेगी और हमेशा रहेगी, चाहे आप इवन इफ यू फॉर्म द बेस्ट ऑफ बेंच। वैसे आपका अपना ओपिनियन क्या पंचोदा साहब, अगर लेट्स से फुल बेंच अगर फुल कोर्ट हो ही जाता तो क्या मजाक था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता? सर अगर फुल कोर्ट हो जाता तो उसके अंदर 3 सबसे बड़े बुनियादी प्रॉब्लम्स थे। पहला प्रॉब्लम ये था कि जिस कानून को ये पास करना चाह रहे हैं उस कानून का फुल कोर्ट के बाद अपील कहां जानी थी? अपील तो सेम बेंच को नहीं जा सकती, अपील तो लार्जर बेंच को जाती है, नंबर 1। नंबर 2 एग्जैक्टली, नंबर 2 अगर आप लेट्स से इनकी मंशा के मुताबिक पीडीएम के फेवरेट तरीके से कि जी इस तरह आप करें कि सुबह शुरू के 10 या 9 बैठा दें, तो उनकी अपील उनके जूनियर जजेस सुनेंगे उसके बाद। तीसरी बात कि जब आप ये बात कहते हैं कि फुल कोर्ट करें और उसका लॉजिक ये देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीफ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट एंड द एंटायर सुप्रीम कोर्ट एज ऑल द जजेस, तो फिर आर्टिकल 185 में भी अपील का राइट है जो हाई कोर्ट से रेगुलर अपील जाती है, उसमें भी वर्ड सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल है। वहां डबल बेंचेस, ट्रिपल बेंचेस और 5 मेंबर बेंचेस बैठे सुन रहे हैं, उस पर किसी फाजिल जज को इतराज नहीं है, किसी अनलाइक माइंडेड जज को इतराज नहीं है, सारा इतराज 1843 पे है। तो सवाल ये है कि आप इसको रेगुलेट करें, 7185 को भी करें, सबको करें और सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स में अमेंडमेंट करें। ये फरमाएं पंचोदा साहब कि अब ये 14 तारीख वाला मामला क्या है, इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? जो मुझे पता है इंटैक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन रिमार्क्स में आज भी हुई, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी पॉसिबल ही नहीं है कि हम 14 को करा सकें। व्हाट इज गोइंग टू हैपन? पहले तो जी इलेक्शन कमीशन की कमेंट करूंगा ऑन द पॉसिबिलिटी। ये वही इलेक्शन कमीशन है जिसने 30th ऑफ अप्रैल की डेट दी थी, आफ्टर 30th ऑफ अप्रैल की डेट दी थी, आफ्टर ड्यू डिलिबरेशन दी थी ये डेट, और साथ ये कहा था कि जी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद अचानक उन्हीं फैक्टर्स के ऊपर इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, हम तो इस डेट पर काम नहीं कर सकते, और वो डेट आगे ले गए। उसके बाद फिर ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरवेंशन थी, चूंकि पहले उनका 90 डेज था, फिर बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल जो उन्होंने कहा था, वो भी समझना जरूरी है कि वो पॉलिटिशियंस और गवर्नर की वजह से लेट हुआ है। आर्टिकल 105 को जब वो फॉलो नहीं कर रहे और उसकी एक नई तशरीह कर रहे हैं कि सारे इलेक्शन इकट्ठे होंगे, 1 यूनिट की बातें कर रहे हैं, 18वीं तरमीम की नफी कर रहे हैं। अब इन सारी सिचुएशंस में अगर 14 मई की डेट पर इलेक्शन कमीशन कहता है तो पता नहीं वो किस तरह कहता है। इस वक्त नेगोशिएशंस अगर फेल हो जाती है फिर सुप्रीम कोर्ट को ऑफ कोर्स अपना ऑर्डर तो इन्फोर्स करवाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक वरना है, ये ऑर्डर नहीं देना चाहिए था। अगर ये ऑर्डर दे के इन्फोर्स नहीं करवाना फिर तो इट विल बी अ मॉक। लेकिन ये भी सवाल करते हैं जी, अगर कामयाब हो जाती हैं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो कह चुकी है 14 से आगे हम नहीं जा सके, हमने इंटेलिजेंस वालों को भी बता दिया, तो फिर आगे किस तरह चले जाएंगे? नहीं, उन्होंने पहले आपको मैं बात ये बता दूं कि 14 से आगे और इधर से पीछे वाली बात बिल्कुल नहीं है। पहली बात ये कि जब आप 90 डेज के पीरियड से बियॉन्ड चले गए तो फिर बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल वर्ड की एक रीजनिंग थी, और वो ये थी कि जो आइन का आर्टिकल 254 है वो ये कहता है कि जस्ट बिकॉज अगर एक टाइमलाइन मीट नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि एक्शन रिडंडेंट है। लेकिन उसकी जब आप तशरीह पढ़ते हैं जो सुप्रीम कोर्ट की उस पर जजमेंट है, उसका मकसद ये है कि ये नहीं है कि जब आप असेंबली में इलेक्ट होके हैं तो आप ये सोच के हैं कि चले जी 10 साल करते हैं और 5 साल की तो हमें डिस्पेंसेशन मिल जाएगी। नो, इट कैन नॉट बी अ कॉन्शियस एफर्ट। देयरफॉर सुप्रीम कोर्ट सेड के बेरेस्ट मिनिमम पॉसिबल के 90 डेज तो आप क्रॉस कर गए, अब आप इसको जल्द से जल्द करें। ठीक है। सो अगर डेट का कंसेंसस आ जाता है और उसके अंदर इन द इंटरेस्ट ऑफ थिंग्स ये चीज अगस्त में, जुलाई में, सितंबर, अक्टूबर, कोई भी डेट सारी पार्टीज कंसेंसस कर सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट चूंकि 90 डेज से बियॉन्ड जा चुकी है तो वो बिल्कुल उस पर जाएगी और उसको इन्फोर्स करा देगी। ऑल राइट, बिल्कुल ठीक है। नियाजी साहब, सर ये फरमाएं, आप माशाल्लाह हुकूमतें जाती भी देखी, आती भी देखी, बहुत सारे लोगों को आप उनकी इंटेलेक्ट और समझ भी जानते हैं। ये जो मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं, इन मुज़ाकरात को आप प्रैक्टिकल कितना खोता देख रहे हैं कि वो किसी एक नहज तक पहुंच पाएंगे? या बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये सिर्फ टाइम जो है वो गेन करने की एक स्ट्रैटेजी है फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, दे आर डूइंग इट। हाउ डू यू ओवरऑल एनालाइज दीज डायलॉग्स गोइंग ऑन? पहली बात तो यह है कि आज आपने मुझसे बड़ी गुस्ताखी कराई कि मेरे बरखुरदार के साथ बैठा। मुझे पता होता कि अहमद बैठे हैं ना, तो मैं पहले ही कहते जो ये कह रहे मैं इनके साथ हूँ। मुझे बड़ी तकलीफ हुई है कि आपने मुझे मेरे अपने बेटे के साथ जो है ना टकरा दी है, और ये आप मुझे इसका आप पे गुस्सा है। सही बात। मैंने जो जी हुकूमतें जो मेरी जिसको कहना चाहिए नहीं देखी, वो उनको उनके बारे में किताब में जरूर पढ़ लिया, उसके बारे में कमेंट करता जाऊं। अल्लाह ताला के फजल करम से ख्वाजा नाज़मुद्दीन की बर्खास्तगी के बाद और शहबाज शरीफ साहब के इक़्तिदार संभालने तक एक वजीर आजम नहीं है जो कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर, जो उसकी मदद के बगैर वजीर आजम बना हो, और एक वजीर आजम नहीं है जो एस्टेब्लिशमेंट ने जिसको ना निकाला हो, एक भी। कोई 22-24 वजीर आजम आ चुके हैं और सारों की हिस्ट्री हमारे सामने है। ये पाकिस्तान में एक एजाज है कि जो वजीर आजम है उनको बनाया भी एस्टेब्लिशमेंट ने है, उनको निकाला भी एस्टेब्लिशमेंट ने है।
ठीक है। दूसरा, इमरान खान साहब की जो सियासत है उसके ऊपर मैं कमेंट देता हूँ, वो ये है कि when you live by the sword, you die by the sword। इमरान खान साहब ने जिस तलवार की ताकत के साथ इक़्तिदार हासिल किया था वो आईन नहीं था, और अब वो उसी तलवार के नीचे उनकी गर्दन आई हुई है। तीसरी बात, अब ये बात मुझे खुद बड़ी एम्बैरेसमेंट हो रही है कि मैं जो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हूँ, वकील लॉ के बावजूद मुझे पता है कि पाकिस्तान की बका आईन पाकिस्तान के साथ वाबस्ता है। मैं हुकूमतों को, तो मेरे लिए मैं किसी खाते में लाता ही नहीं है, इमरान खान है या शहबाज शरीफ है, मुझे पता है ये सारे जो है इन बेचारों ने हुकूमतें कैसे हासिल की और अभी भी ये सोल्यूशन के थ्रू हासिल करना चाहते हैं। चाहे इमरान खान साहब वो, इनके कोई इसके अंदर मतलब मेक नो मिस्टेक, ठीक, ये वो लफ्ज से बगाए को कह रहे हैं कि जी इमरान खान तो ये सितंबर के अंदर बाजवा साहब जो इसके खिलाफ इंक्वायरी करानी थी, कोर्ट मार्शल कराना था, उसको एक्सटेंशन देना चाहते थे। जी जी। अब ये जो है ये जितने बंदे हैं इनका इशू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, मेरा इशू कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्राइसिस ये है कि आया इमरान खान साहब की जो लड़ाई है वो पीडीएम के साथ है नहीं, इमरान खान साहब की लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। हम क्यों शर्माते हैं कहते हुए? अब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये कहती है कि जब हम इसको इक़्तिदार में ले आए, सही है, ये गलत है, तो अब हम इसको जब इक़्तिदार में इसको ले आए हैं तो इसको निकालना है, वो भी ये भी निकालना चाहिए। इसको इस तरह कहा जा सकता है एक बात जो आखिरी में बात कर दूं उसमें इजाजत चाहूंगा, मैं तो फंसो तो मुझे उनका 5-7 मिनट चाहिए, मैंने इसका फंसा लिया, मैं कहीं आया हुआ हूँ। एक ही मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, एक है जो कि मैं अहमद साहब को क्यों दे के जाना चाहता हूँ, ये एक ट्रस्ट डेफिसिट है। इंस्टीट्यूशन इस वक्त कोई भी पूरा होता ना, जुर्रत ही असेंबली की, पार्लियामेंट की, जिसको मैं बहुत समझता हूँ कि उसको हमें इज्जत देनी चाहिए, वकार देना चाहिए भी है। उसको गुजरात साहब के वक्त से लेके उसे बेकार किया हुआ है, उसको कि जी बंदियाल साहब के बारे में जो मैंने सुन रखा है कि जी बहुत ही जबरदस्त वकील थे, जबरदस्त जज थे, लेकिन उन्हीं बंदों के मैंने बुलाया है जिसको कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ। वो जब एप्पल को एप्पल से मिलाते हैं तो कहते हैं काजी साहिद ईसा उसी ट्रेड्स में बंदियाल साहब से बहुत आगे हैं। मंसूर अली शाह साहब के पास भी वही ट्रेड्स हैं, बंदू खैल के पास भी वही ट्रेड्स हैं जिनकी वजह से बंदियाल साहब को समझा जाता था कि बड़े इनके अंदर एक काबिलियत भी है और प्रिंसिपल भी है, सारा कुछ। तो आपने इतने जजेस को, फिर आप फवाद चौधरी साहब जो हैं वो जैसे मज़ाहिर के बारे में या उनके लिए मुजाहिरे करें तो मेरा उनकी क्या इज्जत बढ़ जाएगी, और मज़ाहिर को बिठाने से बंदियाल साहब की इज्जत बढ़ जाएगी, जबकि आपके बाद खुद ये स्टैंडर्ड बंदियाल साहब ने चंद महीने पहले काजी साहब के बारे में तय किए हैं अपने डिसीजन के अंदर, और क्राइटेरिया मुकर्रर किया कि इस तरह इल्जाम लग जाए। आखिरी बात एक बता दें, एक आखिरी बात बता दें सर, फिर हम आपका शुक्रिया करेंगे। मुझे ये फरमा दें सर, ये अमेरिका वाली कहानी क्या चल रही है? खबरें गर्दिश कर रही हैं, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने भी पब्लिश की खबर कि IMF ने और अमेरिका ने एक रिवाइवल इकॉनमी का, उसके हवाले से एक प्रपोजल PTI से लिया और PTI ने सबमिट किया है कि अगर लेट्स से कोई भी गवर्नमेंट आती है पावर में तो उसका बेल आउट पैकेज क्या होगा आपके ख्याल से ऑनवर्ड रोड मैप के मुताबिक? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या लग रहा है आपको? क्राइसिस ये है कि मैं 20 दफा बता चुका हूँ कि इमरान खान साहब का पाकिस्तान की सियासत में फ्यूचर जो है 0/0 है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, और ये मेरे बेटे ने मुझे 1 साल पहले अप्रैल में पूछा था कि मेरे आप जो है लीडर की या मामू की सियासत कैसे देख रहे हो, तो मैंने कहा 6 महीने में या तो आपका मामू नहीं है या एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। उन्होंने सोचा कि वाकई एस्टेब्लिशमेंट खत्म हो जाएगी। देखो क्राइसिस ये कि मैंने आपको एक बात अभी जो की है कि इमरान खान की जो इस वक्त जो पॉलिटिक्स है या उनका वो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है। अब इस एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है तो आप ये जो अमेरिका के पैकेज है, अमेरिका के बारे में तो मेरे एक लगा बंदा नपी राय है कि आप पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाएं, चाहे नवाज शरीफ के खिलाफ फैलाएं, इमरान खान के खिलाफ फैलाएं, शहबाज शरीफ के खिलाफ फैलाएं, सड़कों पे आए। अमेरिका और इंडिया की आपको जो मदद है जरूर चाहिए,
चूंकि आपने चाइना को दोबारा एंटर करने के लिए IMF को थोड़ा सा बताया होगा ठीक कि है। हम कर रहे हैं, तो वो सिर्फ आपको खराब कर सकते हैं, चाहे इमरान खान आ जाए, चाहे नवाज शरीफ आ जाए, चाहे शहबाज शरीफ आ जाए, चाहे कोई और आ जाए। बिल्कुल ठीक है। वो पाकिस्तान को उनके फंसा हुआ है उसे निकलने नहीं देंगे। ये मैंने इमरान खान साहब भी ये कहता था, मैं कहती IMF नहीं निकलने देगा। जब ये आ गया मैंने कहा आपके खातर जब मैंने रखे FATA और IMF बने इसलिए हैं कि आप लोगों को फंसा ले और ना निकलने दे, क्योंकि उनका एजेंडा फर्क है। इंडिया के साथ उनका स्ट्रेटेजिक अलायंस है, हमारा इंडिया दुश्मन नंबर 1 है या जो भी है, या अगर आप नहीं समझते आप तो मुझे नहीं पता। तो इसलिए ये बातें जो है ना मेरी नजदीक ये सर्ट है, ये लघु बातें हैं। बिल्कुल ठीक है। ये फ्रिवलेस बातें हैं। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है। कोई किसी इमरान खान साहब PTI वालों को किसी गुजर रखा हो रहा होगा तो होता है, थोड़ा हौसला देकर रखे वर्कर्स को। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हफीजुल्लाह अलही साहब, सर आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। सोता साहब आप सर आपने भी प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन एक ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे, वापस आएंगे, गुफ्तगू को यहीं से जारी रखेंगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं एतजाज़ एहसन साहब, माहिर कानून हैं, तारुफ के मोहताज नहीं। बहुत शुक्रिया सर आपका प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फुल कोर्ट के हवाले से आज तो इस्तदा को रिजेक्ट किया। बहुत सारे लोग इसकी मुख्तलिफ कॉन्टेशन निकाल रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जी ये ज़रूरी है और इसको हो जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, मैलिफाइड इंटेंट इसके अंदर शामिल है। लोगों को कुछ क्लैरिटी अगर आप दे सकें कि ये जो कुछ भी हो रहा है इसके नाम पे ये क्या हो रहा है सर? कन्फ्यूजन्स बहुत सारी बढ़ती जा रही हैं। टेक्निकली तो ये जो इक़दाम अदालत ले रही है जी, वो उसकी बहुत थोड़ी नज़ीरें मिलती हैं। एक मिलती है हिस्बा एक्ट के तहत, हिस्बा बिल के तहत। जी, जहाँ अभी कानून नहीं बना था तो हिस्बा बिल को सस्पेंड कर दिया गया था और गवर्नर को हिदायत दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस के कितने जजेस थे उसमें, कि वो इसको एक असेंट न दें और उसको मुअत्तल कर दिया था। इस तरह एक और केस में भी ये हुआ है और NRO के केस में उन्होंने लॉ को सस्पेंड किया था। और तो मेरे एक केस में, मेरे अपने जाती केस में इलेक्शन मैटर था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस ने ये कहा है कि ये सस्पेंड नहीं किया जा सकता लेजिस्लेशन को। तो प्री लेजिस्लेशन की सस्पेंशन उस पे ये एतराज हो सकता है कि जो भी स्टिल बॉर्न है उसको आप किस तरह मुअत्तल कर सकते हैं। पर जैसे मैंने कहा, इसकी नज़ीरें लोगों ने बड़ी पैशनेटली नज़ीरें ढूंढी थी जब हिस्बा बिल था। हिस्बा बिल के जरिए MMA की मुत्तहिदा मजलिस आमला के क्या थी, उनकी हुकूमत एक अलायंस थी इस्लामिक पार्टी, उसके खिलाफ बड़ी लोग बहुत कौम से मुराद है कि हमारे जैसे लोग बड़े परेशान हो गए थे और कि ये तो वहाँ विजिलेंटिज्म होगी और ये वो होगा, तो जिसको हम ब्लास्फेमी में केस में भी अच्छा नहीं समझते, बुरा ही समझते हैं विजिलेंटिज्म को, जिस तरह वो श्रीलंकन के साथ हुआ या मिसाल के साथ हुआ, पाचा उस किस्म के वाक़यात तो बचाने के लिए। तो वो लोगों का अक्सर तत्व था कि ये हिस्बा बिल इसमें उस किस्म की इंस्टीट्यूशनलाइज करता है उस वाक़यात को और उस ज़हन को। तो उधर स्टे दिया था, लोगों ने बहुत वेलकम कर दिया था। पर अब और तक तो अब ये मुझे मैं इसको कोई इतना कदर की निगाह से नहीं देखता हूँ, पर अदालत ने जिस नज़ीर पे चली है, नज़ीर तो है। अब रही बात कि उससे क्या असर होता है, क्या वाकया ये होगा कि अगर वो इसी तरह चलते रहे और वो मुअत्तल रहे, तो वो जो बिल या एक्ट की शक्ल में सदर के पास पहुंचा है, उससे कोई अमल दरामद नहीं कर सकेगा और उस पर कोई दस्तखत भी कर दे सदर तो उसके बाद भी वो मुअत्तल रहेगा जब तक इस पिटीशन का फैसला
सुप्रीम कोर्ट में नहीं होगा। उससे ये होगा कि बेंचेस बनाने की जो उसके साथ तजवीज़ थी और जो तजवीज़ थी अपील की वो मुअत्तल रहेंगे फिलहाल। ठीक है। अच्छा ये फरमाएं सर कि एक डिस्कशन ये चल रही है आजकल कि हुकूमत के पास या पार्लियामान के पास ये इख्तियार है कि चीफ़ जस्टिस को उनके ओहदे से एक नोटिफिकेशन के ज़रिए वो हटा सकते हैं। ऐसा कोई इख्तियार है कानून के अंदर? किसको इख्तियार है? पार्लियामान को या हुकूमत को ऐसा इख्तियार है कि वो अगर चाहें तो चीफ़ जस्टिस को उनके ओहदे से हटा सकते हैं उनकी मुद्दत ख़त्म होने से पहले। क्या कोई ऐसा कानून या ऐसा कोई इख्तियार है? कोई ऐसा कानून नहीं। ऐसा कोई कानून सिर्फ नहीं? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ऑन अ रेफरेंस मेड टू द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल सिर्फ ये काम कर सकती है। ये कह रहे हैं जो मैं समझाऊं कि क्योंकि उमर अता बंदयाल ये रीइंस्टेट हुए थे, ये उनके मुताबिक, मैं रीइंस्टेट के बस लफ्ज़ को दुरुस्त नहीं समझता हूँ क्योंकि मैंने खुद ये कराया था और मैं वकील था इसके। वो चूंकि रीइंस्टेट हुए थे सितंबर 2008 में, जबकि वो अदालत से बर्खास्त कर दिए गए थे एक नाजायज मार्शल लॉ लगा के, उसको इमरजेंसी का नाम दे के सुप्रीम का ये परवेज मुशर्रफ ने। पर चूंकि वो बहाल हुए थे और उस वक्त एक नोटिफिकेशन उनकी बहाली की जारी हुई थी, तो नोटिफिकेशन चूंकि एग्जेक्टिव जारी करता है तो नोटिफिकेशन को कैंसिल भी एग्जेक्टिव कर सकता है, तो एग्जेक्टिव तो वो कैंसिल कर देगा और बंदियाल साहब फारिग हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि दो किस्म की नोटिफिकेशन होती है। एक होती है नोटिफिकेशन जो कि एक नई लीगल रियलिटी को क्रिएट करती है। मतलब आप गंदम की कीमत बढ़ा देते हैं या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं, वो नोटिफिकाई होती है कि भाई ये इफेक्टिव हो गया और उससे दिन से चार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है। दूसरी नोटिफिकेशन होती है सिर्फ इतला के लिए, नोटिफाई जनरल पब्लिक, जस्ट टू इन्फॉर्म, न्यू किंग हैज कम इन, a new army chief has come in, a new chief judge has come in the Supreme Court, a new chief justice has come in, notify to all the people. वो notification is not constitutive of the office. वो ऑफिस को वो उसकी साख नहीं करती ऑफिस की, वो सिर्फ इतला देती है, इतलाए आम। ये इतलाए आम वाली नोटिफिकेशन कि उमर बंदयाल साहब जज सुप्रीम कोर्ट के वापस आ गए और अपने मनसब के फराइज अदा करना शुरू हो गए, सुन लो सब लोगों, नोटिफाइड। तो एक तो ये बात है बड़ी क्लियरली। दूसरी बात ये है कि वो रीइंस्टेट जो हुए थे वो इस वजह से हुए थे कि उनको हमारा जो मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों ने, जिस केस में वो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन वर्सेस फेडरेशन, वो केस सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस ने फैसला दिया था 31 जुलाई 2009। ठीक है। के तहत उन्होंने होल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि इनकी मुअत्तली जो थी बिल्कुल गैर आईनी थी, गैर कानूनी थी, उसका नोटिस ही नहीं लिया जा सकता और इनकी कोई बहाली किसी नोटिफिकेशन के जरिए नहीं हो रही। इनकी बहाली इसलिए हो रही है कि इनको इनके रास्ते में एक रुकावट थी कि एग्जेक्टिव इनको जाने नहीं दे रहा था फिजिकली, आर्मी चीफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑल्सो। अब इनके लिए रास्ता खुल गया है एंड दे शुड गो एंड परफॉर्म देयर फंक्शन। अच्छा। तो किसी नोटिफिकेशन के जरिए वो नहीं थे आए, वो आए थे बिकॉज द एंटायर एक्शन ऑफ रिमूविंग देम was declared to be illegal by a bench of 13 judges. तो ऐसा कोई इंटेंट वैसे आपको लगता है, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है कि ऐसी चले, ऐसा जुडिशियल काउंसिल के अंदर मूव किया जा सकता है, ऐसा केस पॉसिबिलिटीज बन रही है? जा सकते हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं जा, लेकिन ये नोटिफिकेशन के जरिए डी नोटिफाई करने से चीफ जस्टिस डी नोटिफाई नहीं हो जाता, हरगिज नहीं होता। और अगर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में केस चला जाए तो ऐसा करेंगे तो ये मैं आज का सिर्फ नून लीग वाले बहुत डेस्परेट नजर आए, जो मरियम ने कल तकरीर की है और जो ख्वाजा आसिफ ने आज तकरीर की है, तो डेस्परेशन की तकरीर है कि इनको जिनका दिल है कि आज ये एकदम गायब हो जाए चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और बस दूसरा आ जाए।
हालांकि वो दूसरा जो आएगा उनके लिए मेरा ख्याल है ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट है। अगर इंडिपेंडेंस के कोई दर्जे हो सकते हैं तो वो फायद ईसा साहब और भी ज्यादा इंडिपेंडेंट। वैसे ये प्रेडिक्शन आपकी बड़ी नोटेबल है सर, ये प्रेडिक्शन आपकी, ये नोट की जानी चाहिए। मैंने कहा ये नोट की जानी चाहिए आपकी प्रेडिक्शन फायद ईसा साहब के बारे में, कि अगर वो जब आएंगे अपने मनसब पर तो ज़ाहिर के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएंगे, यही कह रहे हैं ना आप? हाँ, मेरा यही कहना है, मानना है। और ये पर लेकिन डेस्परेट हो गए, अब जजेस को इनको इग्नोर कर देना चाहिए। अब क्योंकि ये तो खुद सुप्रीम कोर्ट की दीवार में अपना सर फोड़ना चाहते हैं, टक्कर मारना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की दीवार, ताकि खून वून निकले, कोई बने इवेंट। इनको कल से एहसास हुआ है रैली की स्ट्रेंथ से, ऑब्वियस है कि लाहौर में 2 रैली हो, एक मरियम जो लीड कर रही हो, एक वो खान लीड कर रहा हो। खान को तो इन्होंने इतना बना दिया है ना, इतना उसका हवा बना दिया है मरियम ने और राना सनाउल्लाह ने और ये ख्वाजा आसिफ ने और जावेद लतीफ साहब ने, इन्होंने इतना हवा बना दिया है कि ओ हो पता नहीं उसका इतना कद बनना ना था कि नहीं बनना था उसको। लेकिन सर वैसे जिस हद तक कॉन्फेडरेशन ले जा चुकी है हुकूमत, आईनी टीम बड़े बड़े मशवरे देती है और बड़े बड़े पॉइंट्स पे जाके रुकवा लेती है मामलात को, तो मैं तो बतौर स्टूडेंट या बतौर एज एन ऑब्जर्वर मैं देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि यार कानूनी टीम भी जो है वो शायद या तो उनको समझ नहीं है या वो ऐसी समत के अंदर इनको लेके जा रहे हैं दैट देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। आई सी ये 1985 से लेकर आज तक, 1985 जब नॉन पार्टी इलेक्शन हुए थे, जिसके जरिए ये चंद फैमिलीज रिटर्न हुई थी और ये सियासत में गए थे, क्योंकि पार्टी ने MRD ने बॉयकॉट कर दिया था 1985 का इलेक्शन। ये सब उसकी मुश्किलात है। हमारे आईनी सफर में जो जंजीरें पड़ी हुई हैं और जो रास्ते में रुकावटें हैं, ये सब उस नॉन पार्टी इलेक्शन की वजह से है, जो जियाउल हक ने कराए थे इधर ने अपने मातहत रखने के लिए पार्लियामेंट को। बिल्कुल ठीक है। तो अब वो इनके पास वो वैल्यूज ही नहीं है कि भाई आपने बात आप जरूर क्रिटिसाइज करें जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के, आप जरूर उनको गलत जहाँ वो गलत है गलत कहें, लेकिन ये जबान तो नहीं है कि एक ग्रोह, एक गैंग, अब तो उसमें सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जजेस का भी नाम ले रही है बीबी, और वो भी कह रही है कि ये गैंग है, ये ग्रोह है। वो एक ने भी उनमें से आइंदा का चीफ जस्टिस भी होना है। फिर एक ये ख्वाजा साहब कह रहा है जंग है, जंग में हम उतर आए हैं। तो यार क्यों लड़ाते हो ये इदारों को? मैं तो दोनों पार्लियामेंट भी जी और एज ए पार्लियामेंटेरियन और एज ए लॉयर मेरा तो दोनों की तरफ प्यार मोहब्बत और मेरे एक डेफिनेटली दोनों के साथ लॉयल्टी एक किस्म की है। अब आप पार्लियामेंट सारे को ही लड़ा देने लगे हो एक अपने कोई मामले से, और मामला ज्यादातर जाती है, क्योंकि वो मियां नवाज शरीफ साहब तो खुद कहते हैं लंदन में बैठ के बाहर यहाँ से फरार हासिल करके, और वो कहते हैं कि जी हमने जब हम बेंच को ही नहीं मानते तो इसका फैसला कैसे मानेंगे? बिल्कुल ठीक है। ये तो बेंच को ये सुप्रीम कोर्ट के एक बेंच को मानना ही नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ना मानने की बात है। ये तो मैंने दुनिया में कहीं नहीं ऐसा देखा, और ये सीनियर पॉलिटिशियन ये हुकूमत की लीड रोल में है। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। बहुत शुक्रिया एतजाज एहसन साहब सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त डेफिनेटली नाज़रीन हालात हादरा से आपको यूं ही आगाह रखेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चाहता है, अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।